नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और आपको बता दूं कि 7 दिन के युद्ध में ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं जो आपको हैरान कर देंगी। इस वॉल के ऊपर जो हमने लिखा है कि ईरान ने मारे 5 अमेरिकी जेट, खुफिया जानकारी से रूस ने पलटी बाजी। ये आज की अब तक की सबसे बड़ी खबर है और ये खबर इतनी बड़ी है जिसको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर कोई भी दावा सोशल मीडिया के थ्रू नहीं किया गया है। यहाँ पर सीधे सीधे अमेरिकन मीडिया, वॉशिंगटन पोस्ट ने ऐसे दावे किए हैं कि अमेरिका एक तरीके से ईरान युद्ध के ट्रैप में फंस रहा है। इजराइल के लिए ये युद्ध बहुत ही भारी पड़ रहा है। तेल अवीव के अंदर जो पिछले 24 घंटे के अंदर जो उसके ऊपर हमले हुए हैं, क्लस्टर बम से जो हमले हुए हैं, उसने दिखा दिया है कि ईरान की जो तैयारियां हैं वो कितनी व्यापक और ज़बरदस्त हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका ने और इजराइल ने यह ठान लिया है कि ईरान को अब हमें हर तरीके से चौपट करना होगा, बर्बाद करना होगा, उसका सर्वनाश करना होगा और इसीलिए उन्होंने ईरान के ऊपर अब ग्रेविटी बम डालने का फैसला किया है जो लाखों की तादाद में अमेरिका के पास भरे पड़े हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पहले ही बोल चुके हैं कि अब हम टॉम हॉक मिसाइलों से ज़्यादा ग्रेविटी बॉम्ब का इस्तेमाल करेंगे। इसका मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कैसे क्या मामला है। लेकिन अभी की जो सबसे बड़ी और ताज़ी खबर है वो आपके लिए जानना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अभी तक सोशल मीडिया में हर जगह ये कोहराम मचा हुआ था कि चीन और रूस ईरान का साथ नहीं दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 7 दिन के अंदर अमेरिकन मीडिया ने के ही हवाले से ये खबर आई है कि रशिया ने एक बहुत बड़ा खेल अमेरिका और इजराइल के साथ कर दिया है। रूस ने ऐसी ऐसी खुफिया जानकारियाँ दी हैं जिसकी वजह से अमेरिका का 10,000 करोड़ का रडार तबाह हो चुका है। कतर के अंदर 4,500 करोड़ के जो रडार थे वो बर्बाद हो चुके हैं बहरीन के अंदर। और इन सब के पीछे दावा किया जा रहा है कि रूस ने ऐसी खुफिया जानकारियां दी, ऐसी सैटेलाइट रियल टाइम डेटा ईरान को दिया है जिसकी वजह से ईरान ने अपनी जो मिसाइल और ड्रोन हैं उससे अमेरिका को और इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया है। और ये सीधा जो आरोप लगाया गया है वो पेंटागन के 3 अधिकारियों की तरफ से लगाया गया है जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया है। सिर्फ इतना कहा है कि हमको पक्की जानकारी मिल चुकी है कि 1 मार्च शनिवार के दिन कतर में जो हमारा एक बहुत ही कीमती और बड़ा रडार तबाह हुआ है उसके पीछे रूस की खुफिया सैटेलाइट की जो जानकारियां थीं वो ईरान को दी गईं और उसने टी शेप में यानी कि टी शेप में अपने ड्रोन से ऐसा अटैक किया कि वो उसको पता ही नहीं लगा कि कब आया और उसने 10,000 करोड़ का जो रडार था वो अमेरिका का तबाह कर दिया। अभी मैं इसकी पूरी डिटेल में जाऊँगा लेकिन पहले आप 2-3 बड़ी खबरें अभी की समझ लीजिए कि अभी मामला चल क्या रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रंप की इस तस्वीर को आप गौर से देख लीजिए। इसको राइटर्स पे सुबह 11 बजे करीब डाला गया है और ये वायरल हो गया है। यहाँ पे जो आप ट्रंप को देख रहे हो और इनके आजू बाजू में जितने लोग खड़े हैं ये अमेरिका के सबसे महंगे और सबसे मशहूर पादरी लोग हैं और जिनको ट्रंप ने अपने ओवल ऑफिस में बुलाया है। यहाँ ट्रंप का आप देख रहोगे कंधे के ऊपर लोग हाथ रखे बैठे हैं, ये सारे पादरी हैं। यहाँ के जो 2 मुख्य पादरी थे उनके बारे में दावा किया जा रहा है कि उन्होंने सजेस्ट किया था ट्रंप को कि आपके जो ग्रहदशा हैं, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना ग्रहदशा आपके खराब हैं, आपको युद्ध में शुरू के ही 100 घंटे में इतना भीषण नुकसान हो चुका है, उसके पीछे की वजह यह है कि आपके साथ आपके देवता नहीं है। तो इसीलिए ओवल ऑफिस में ट्रंप को बुलाया गया। वहाँ पे सारे पादरी इकट्ठे हुए, उनकी संख्या 15 से 20 से ज़्यादा है। लेकिन इसके अंदर जो 2 बड़े पादरियों के नाम आए उसमें से एक हैं पादरी टॉम और दूसरे हैं पादरी रॉबर्ट। इन दोनों ने स्पेशल एक प्रार्थना की और ट्रंप आप देख रहे हो कि आंखें मूंदे बैठे हैं अपनी टेबल के ऊपर ओवल ऑफिस में, हाथ नीचे की तरफ हैं। और जो उसका जिस्ट दिया गया है प्रार्थना का, उसमें जो पादरी टॉम थे उन्होंने कहा कि जो चीज़ मैं बोलूँगा ट्रंप वो आप बोलिए। उस पर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ट्रंप से बोला कि आप बोलिए कि हे ईश्वर, मैं अपने आप को और अमेरिका को आपको सौंपता हूं। आप मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं युद्ध से जुड़े सारे फैसले ठीक से लूं और मैं इस युद्ध को जीतूं और अमेरिका फिर से एक महान राष्ट्र की तरफ बढ़े। ये जो प्रार्थना थी वो ट्रंप ने की ओवल ऑफिस के अंदर आज। और 11 बजे की ये तस्वीरें पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से वायरल हो रही हैं। और ये जो लटका हुआ मुंह और घेरे हुए पादरियों से जो ट्रंप दिखाई दे रहे हैं उसके पीछे की वजह यह है कि ये जो F-15E फाइटर जेट है, ऐसे 5 फाइटर जेट आराम से गिर गए हैं। और मजे की बात है कि इन्होंने खुद ही गिरा दिए हैं। यही दावा अमेरिका की तरफ से किया गया है। वो बार बार उस क्लेम को नकार रहे हैं जिसमें यह दावा किया गया था कि ईरान ने कुवैत के अंदर 3 F-15E फाइटर जेट, जो बहुत ही एडवांस जेट हैं अमेरिका के, उनको गिराया है। उन्होंने कहा है कि नहीं, ये एक फ्रेंडली फायर था जो हमारे ही एयर डिफेंस ने गलती से हमारे F-15E जेट को मार गिराया। अब सवाल उठता है कि ये कैसा फ्रेंडली फायर था कि एक
फाइटर जेट गिरा, दूसरा गिरा, तीसरा गिरा और उसके बाद चौथा, पांचवां भी गिर गया। आज अभी थोड़ी देर पहले की खबर है कि अमेरिका के फाइटर जेट F-18 हॉर्नेट, सुपर हॉर्नेट, जो एक बहुत ही बेहतरीन फाइटर जेट माना जाता है अमेरिका का F-18, उसने सीधी मिसाइल मारी है F-15E को और वो सीधा नीचे आके गिरा है। ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसकी पूरी की पूरी डिटेल आपको एग्जैक्ट बताऊंगा। और इसके कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने आई हैं जो आपको हैरान कर देंगी कि ईरान ने सिर्फ 9 महीने के दायरे में, यानी कि जो जून 2025 में युद्ध हुआ था और अब जो युद्ध चल रहा है उसके बीच में लगभग 7-8 महीने का जो गैप था, उसमें जो उसने युद्ध की तैयारियां की हैं वो कमाल की हैं। और मजे की बात यह है कि जिनको मार्क रूटे, नेटो के जो चीफ हैं, बोलते थे कि ये तो हमारे डैडी हैं ट्रंप, वो युद्ध के डैडी आज पस्त पड़े हुए हैं टेबल पर और ओवल ऑफिस में हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी सेना को इतना भारी नुकसान खाड़ी के मिडिल ईस्ट के देशों में और इराक तक पूरा उनको उठाना पड़ रहा है और अभी तक ईरान काबू में नहीं आया है। दावा तो यह किया गया था कि मुश्किल से 48 घंटे की जंग के बाद हम क्या करेंगे, बड़े आराम से ईरान को काबू में कर लेंगे, सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, लाखों की तादाद में ईरानी नागरिक सड़कों पर निकलेंगे, तेहरान में खामने का तख्ता पलट होने के बाद हमारा एक मनचाहा रजा पहलवी वहाँ का सुप्रीम कमांडर या राष्ट्रपति बनेगा और उसके बाद हम जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे, जैसे हमने वेनेजुएला में किया था। अब सवाल है कि जो वेनेजुएला का जो खुशी थी, जो कहते हैं जश्न था, जो उसका सुरूर था जीत का, वो आके ईरान में ऐसे उतर गया कि जैसे कहते नहीं कि किसी का रंग फीका पड़ जाता है, किसी को फेड कर दिया जाता है, किसी पे तेजाब डाल दिया जाता है। तो ये जो तेजाबी लड़ाई है वो अमेरिका पे बहुत भारी पड़ रही है। भारी इसलिए पड़ रही है कि अमेरिका ये मान के चल रहा था कि अगर मैं सुप्रीम लीडर अली खामनेई को मार दूंगा और उनके 48 से ज्यादा कमांडर्स को मारे जाने के बाद तो ये यकीन हो गया था कि अब अमेरिका और इजराइल बड़े आसानी से ईरान में जो चाहेंगे वो कर लेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इस खबर की डिटेल पे अभी हम और जाएंगे कि आखिर 5 फाइटर जेट ईरान के नाम पर कैसे मारे गए और दूसरी बात यह है कि आखिर इस खबर को इतना ज़्यादा अमेरिका ने क्यों छुपाया जबकि उसको अच्छा खासा नुकसान हो चुका है। इसके पीछे की हम आपको 2-3 वजह अभी और बताएंगे, लेकिन पहले आप 1-2 खबरें इस वक्त की इंपॉर्टेंट ये जान लीजिए कि आखिर चल क्या रहा है। आपको बता दें कि पश्चिमी तेहरान में सबसे ज़्यादा खूनी हमले किए गए हैं और 4000 से ज़्यादा हमले अब तक 28 फरवरी के बाद से हो चुके हैं और 28 फरवरी के बाद से अब तक लगभग 3500 से ज़्यादा मिसाइलें और बम जो हैं वो दागे उसको कहते हैं ना अटैक किया जा चुका है। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि जिस अब्राहम लिंकन युद्धपोत विमान वाहक पोत यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर का भोकाल बनाया गया था, अमेरिका की तरफ से एक भोकाल था कि साहब हमारा अमेरिका से एक जंगी युद्धपोत आ रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, 70 से 80 90 के तरफ एयरक्राफ्ट उसके ऊपर तैनात हैं, उसको देखकर ईरान के पसीने छूट जाएंगे। और स्टीव विटकॉफ ने बोला था कि जैसे ही ये युद्धपोत पहुंचेगा ईरान के पास, ईरान जो है वो हमारे सामने एक सरेंडर की मुद्रा में आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मजे की बात सुनिए, सबसे लेटेस्ट खबर क्या है। खबर यह है कि अभी ये दावा किया गया था कि अरब सागर में या ओमान, कहते हैं ओमान की खाड़ी के आसपास जब ये डिप्लॉय किया गया तो ईरान से सिर्फ 300 या 400 किलोमीटर की दूरी पे था। अभी की जो लेटेस्ट खबर IRGC की तरफ से दावे किए जा रहे हैं उसके मुताबिक अब्राहम लिंकन युद्धपोत जो है वो ईरान से 1000 किलोमीटर दूर भाग गया है, सिर्फ इस डर से कि कहीं उसके ऊपर अटैक ना हो जाए, क्योंकि पिछले 72 घंटे में 2 बार ईरान ने क्लेम किया है कि उसने बड़ी आसानी से युद्धपोत को ट्रैक किया है और उसके ऊपर अपने ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है। पहला IRGC का यह दावा था कि उसने 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से युद्धपोत को इस कदर नुकसान पहुंचाया है कि वो अब हमला करने की स्थिति में नहीं है। दूसरा, उसने क्लेम किया कि हमारे 2 ड्रोन ने अटैक किया है युद्धपोत के ऊपर और वो बुरी तरीके से डैमेज हुआ है और इसी वजह से वो 1000 किलोमीटर दूर ईरान से भाग गया है। अब सवाल उठता है कि इसके ऊपर सही से खंडन अमेरिकी सरकार क्यों नहीं कर रही है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि अब्राहम लिंकन युद्धपोत को ईरान के पास लाने की बजाय ईरान से बहुत दूर ले जाया गया है। इसके पीछे की सिर्फ एक वजह है कि रशिया ने आकर अपना खेल शुरू कर दिया है। जो वॉशिंगटन पोस्ट की खबर है और जिसको मुझे आपको डिटेल में बताना है, अब उस पर हम आते हैं कि आखिर रशिया ने ऐसा क्या किया कि ट्रंप जो है वो औंधे मुंह गिर पड़े हैं और रशिया ने इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया कि वो ईरान को रियल टाइम लोकेशन और सैटेलाइट तस्वीरें, वहाँ की डिस्टेंस, वहाँ के जो टारगेट्स हैं उनके बारे में सटीक जानकारी दे रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका और इजराइल ने अपनी बहुत सी लोकेशन बड़ी तेजी से बदली हैं, उस तक की जानकारी ईरान के पास कौन पहुँचा रहा है, जबकि ईरान जो है वो इस वक्त ऐसी स्थिति में नहीं है कि उसके सारे खुफिया
उपकरण या उसका जो ग्राउंड पर वर्क है या ग्राउंड में जो उसके कहते हैं ना अपने आदमी होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, वो सक्रिय हों। ऐसी स्थिति में भी अगर रशिया उसको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है तो इतना बड़ा रशिया ने रिस्क कैसे लिया कि वो अमेरिका से सीधी सीधी दुश्मनी ले। तो अब मैं आपको बताऊं कि जब सोशल मीडिया पर ये चल रहा था कि रूस गद्दार निकला, असल में रूस ईरान का गद्दार नहीं है, हकीकत में रूस ईरान का वफादार निकला है। और उसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि अब तक 5 फाइटर जेट अमेरिका के बिना लड़े गिर चुके हैं, या कहना चाहिए उनको गिरा दिया गया है कुछ ऐसी टेक्निक से जिसके बारे में अभी तक ट्रंप के अधिकारी और जो कहते हैं ना अमेरिका का जो सेंट्रल कमांड है वो अभी तक पता ही नहीं लगा पाया कि आखिर उसकी जेट्स इतनी तेजी से गिरे कैसे। एक एक दिन में 3-3 गिर रहे हैं, आज फिर गिर गया। इसके पीछे की 2 चीजें बताई गई हैं कि जब 29 याद रखिएगा, जब 1 मार्च को जब अटैक चालू हुआ तो सबसे पहले डेटा ये दिया गया कि कतर का अल उदैद जो एयरबेस है वहाँ पर एक बहुत बड़ा रडार था जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक दूर दूर तक सारे मिसाइल ड्रोन सबको ट्रैक कर सकता है। 5000 किलोमीटर, आप अंदाज़ा लगाइए, अगर ईरान से और कतर की दूरी नापेंगे तो मुश्किल से 1700 से 1800 किलोमीटर के बीच की बैठेगी, उससे भी बल्कि कम की बैठेगी। अगर अभी का एवरेज देखें तो ईरान जितने भी अटैक कर रहा है उसमें सबसे पास में 300 किलोमीटर से लेके और 1800 किलोमीटर तक की रेंज में वो अटैक कर रहा है। और इसकी सही रियल टाइम जो अटैक की जानकारियां दी जा रही हैं वो रसिया के सैटेलाइट और खुफिया जो उनके अधिकारी इस समय बता रहे हैं बुशर प्लांट में मौजूद हैं। बुशर एक ईरान के अंदर एक ऐसा न्यूक्लियर प्लांट है जिसका 80 या 90% जो स्टाफ है वो रशियन है, और वहाँ के सारे इंजीनियर्स हों या वहाँ के उनकी जो कमांडर्स हैं वो उसी प्लांट के अंदर हैं। और यही वजह है कि रशिया ने जब से चेतावनी दी है कि अगर बुशर प्लांट पर जरा भी हमला हुआ या बम फेंका उसके अंदर तो याद रखिए कि रशिया इस जंग में सीधा कूदेगा। फिलहाल पेंटागन के 3 अधिकारियों ने बिना अपना नाम लिए बताया है कि ये एक तरीके से रशिया जो है वो ईरान युद्ध में कूद चुका है, और अब पता चल रहा है कि ईरान किस तरीके से उन सब चीज़ों को वो मार रहा है या तबाह कर रहा है। इसके पीछे के 2 वजह बताई गई। एक, ईरान का नया ड्रोन बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है, उसका नाम उसको आप सुनिए। अभी तक आप सुनते थे ईरान का जो शाहिद 136 की जो कहते हैं ना इमेज है, यानी कि जो उसका आकार है वो एक डेल्टा है, या उसको कह दें कि उसका आकार जो है वो एक समोसे की तरह है। यानी कि जो ईरानी समोसा है जो बारूद लेके जा रहा है उसने पटक पटक के कहते हैं ना अमेरिका और इजराइल का धुआं निकाल के रख दिया है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ शाहिद 238, ये तो गजब का है। इसके अंदर पूरा जेट का इंजन लगा है, इसको जेट ड्रोन बोलते हैं, और ये एक हवाई जहाज की रफ्तार से उड़ता हुआ जाता है। और इसी ने इराक के अंदर जो आज अटैक किया पिछले 12-14 घंटे के अंदर, उसमें ऐसे दावे किए जा रहे हैं IRGC की तरफ से कि 2 CL-130 जो परिवहन विमान है अमेरिका का वो तबाह हो चुका है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि रशिया ने सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या किया कि बहरीन के पास में जो अमेरिका का 5th जंगी बेड़ा था उसके ऊपर जो अटैक हुआ उससे सबसे ज़्यादा बौखलाया हुआ है। बहरीन में आपको बता दें, बहरीन के अंदर 5वां बेड़ा है अमेरिका का, और उसकी जो लोकेशन थी, उसका एग्जैक्ट पोजीशन, उसके कौन कौन से युद्धपोत किस जगह पर हैं, उसकी सटीक जानकारी ईरान को दी गई। और इसीलिए आप देख रहे होगा कि ईरान जो है वो बहरीन पर भयानक तरीके से हमले कर रहा है। बहरीन के पीछे कहते हैं ना बिल्कुल जुनून की हद तक हमले करने को तैयार है, और इसीलिए उसने सबसे ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हो या खुर्रम शहर 4 हो या खैबर शिगेन हो या शाहिद सीरीज के जितने भी ड्रोन हो, सबसे ज़्यादा वो बहरीन और कतर पे हमले कर रहा है, क्योंकि यहीं पे अमेरिकन फोर्सेस की सबसे ज़्यादा एसेट महंगे लगे हुए हैं और सबसे ज़्यादा लड़ाकू युद्धपोत भी इसी इलाके में हैं। ऐसे भी दावे किए गए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट में उनका क्लेम है कि रूस ने ईरान को यह तक बताया है कि अमेरिका का कौन सा युद्धपोत किस लोकेशन पे जा रहा है और उसकी जो फॉर्मेशन है अटैक करने की वो कितनी देर में होगी, उसके ऊपर कब मिसाइलें दागी जाएंगी, कौन से फाइटर जेट उसकी तरफ अटैक करने आ रहे हैं। तो रियल टाइम में जब ये सूचनाएं ईरान को मिली तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि ईरान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसमें हिसाब लगा के देखा तो पता चला कि भैया ये तो बड़ा बुरा हाल है। यहाँ तो 100 कहते हैं ना 100 घंटे की युद्ध में ही 33,940 करोड़ रुपए खर्च हो गए। और अगर निकला क्या, निकला ये कि भाई हमने 200 कमांडर मार दिए, सुप्रीम लीडर खामनेई मार दिए, कुछ रॉकेट लॉन्चर्स मार दिए, लेकिन मिसाइलें फिर भी आ रही हैं। ये मिसाइलें कहाँ से आ रही हैं? ऐसा दावा किया जाता है, IRGC के कमांडर ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पे बताया है कि जब खामनेई साहब जिंदा थे, सुप्रीम लीडर
जिंदा थे खामनेई, तो उन्होंने एक प्लान बनाया था। उन्होंने बोला था कि याद रखो, तुम लोग 4 कमांडर तो अपने अंदर बनाओगे, सब लोग 4-4 कमांडर बनाओगे, और मेरे जाने के बाद जब भी ये युद्ध होगा तो ये मान के चलना कि तुम लोग पूरे ईरान में फैल जाओगे। ईरान के अंदर 31 प्रांत हैं और इस वक्त 26 प्रांतों के अंदर अमेरिका और इजराइल को हमला करने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि वहां जो ईरान की मिसाइलें और ड्रोन्स हैं वो चारों तरफ से अटैक कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि पश्चिमी तेहरान में ज़्यादा अटैक करेंगे और इधर से नहीं करेंगे। यहाँ क्या किया कि जागरोस की पहाड़ियों से लेके और पश्चिमी ईरान और केरमशाह, ये वो इलाके हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा मिसाइल शहर बने हैं या मिसाइलों के अड्डे हैं। पहले क्या हुआ कि हम इनके अगर लॉन्चर क्या होता है, एक तरीके का ट्यूब होता है जिसके अंदर मिसाइल को रख के छोड़ा जाता है। उसका फायदा ये होता है कि उसका बूस्टर जो होता है वो गजब का जाता है, उसकी वजह से मिसाइल जो होती है वो सटीक निशाने पे जाती है और परफेक्ट तरीके से हम उसको हैंडल कर लेते हैं। और उसका एक फायदा ये होता है, अगर हम लॉन्चर्स के साथ जाते हैं कि उसको एक हैवी ट्रक पर डिप्लॉय करके हम कहीं भी 200, 400, 500, 600 किलोमीटर में लोकेशन बदल बदल के अलग अलग लोकेशन से जाके अटैक कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर उन्होंने बोला है कि हमने ईरान की 90% लॉन्चर्स को तबाह कर दिया है, उसकी 80%, 88% जो हवाई क्षेत्र है वो हमारे पूरी तरीके से काबू में आ चुका है। अगर काबू में आ चुका है तो फिर ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों से, हाइपरसोनिक मिसाइलों से कैसे हमला कर रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट ये है कि अमेरिका तो इतनी बुरी तरीके से पिट ही रहा है जिसमें रशिया के ऊपर सीधा सीधा ब्लेम लग गया है। और अब आप मान के चलिए कि रशिया इस युद्ध में कूद चुका है। और दिमित्री मेदवेदेव जो पुतिन के बेहद करीबी हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, उन्होंने बोला था कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो ईरान को परमाणु बम भी दे सकते हैं। ये बात उन्होंने आज से करीब 5-6 महीने पहले बोली थी। तब किसी को समझ में नहीं आता था। ट्रंप ने बोला था कि शायद दिमित्री मेदवेदेव का दिमाग खराब हो गया, उनको पता नहीं है क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं, उसका क्या परिणाम होगा। और मैं उनको चेतावनी देता हूं कि दोबारा से इस तरीके का बयान ना दें। लेकिन आज देखिए, ट्रंप जो हैं वो रूस के और ईरान के ट्रैप में फंस चुके हैं। चीन भी गजब तरीके से अपनी मिसाइलों की और खुफिया जानकारियां ईरान तक पहुंचा रहा है। अभी तो सिर्फ नाम जो लिया गया है वो सिर्फ रशिया का लिया गया है और उसमें उन्होंने क्या बोला है, अमेरिकी अधिकारियों ने बोला है कि हमारा एक बहुत बड़ा परमाणु प्रतिद्वंदी देश है जो ईरान की इस समय पूरी तरीके से मदद कर रहा है और वो एक तरीके से ईरान युद्ध में कूद पड़ा है। तो कहने का मतलब यह है कि खामनेई के जाने के बाद अगर देखा जाए तो खामनेई की जिम्मेदारी पुतिन ने संभाल ली है, इसको कहना पड़ेगा। अगर आप देखो कि उनके यहाँ कोई सुप्रीम कमांडर नहीं है, बड़ा झगड़ा मचा हुआ, कोई सुप्रीम कमांडर भी सही से निकल के नहीं आया, कोई बात नहीं, रशिया में बैठे हुए पुतिन जो है वो ईरान के कमांडर बन के आ गए। और ये खबर को आप देखिएगा 2-3 दिन के अंदर ऐसा हाइप मिलने वाला है और रशिया आ जाएगा सामने। उसके पीछे की भी 2 वजह हैं। उसमें वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि अगर रशिया इस वक्त इस तरीके से कूद कर आ गया है सामने तो उसके 2 फायदे होंगे रशिया को। एक, रूस के तेल की मांग पूरी दुनिया में बढ़ेगी क्योंकि खाड़ी के अंदर जो तेल का मामला है ना वो बहुत बुरी तरीके से गड़बड़ा गया है। जो होमरूज स्टेट है उसमें आप खुद ही देख रहे हो कि दुनिया का 20 से 30% तक तेल का आना जाना रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अकेले 38 से 40% तो अकेले चीन लेता था ईरान से, तो वो क्या करेगा, तो सब लोग रूस से तेल लेंगे। तो रूस को लगता है कि अगर ये युद्ध लंबा होगा तो मेरा तेल बिकेगा और अगर मेरा तेल बिकेगा तो रूस के पास पैसा आएगा और अगर रूस के पास पैसा आएगा तो वो यूक्रेन युद्ध को आसानी से आगे आने वाले दिनों में जीत लेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रंप पहली बार सही तरीके से ट्रैप में फंसे हैं और इनका जो चेहरा लटका हुआ है और जो 15E की हमने जो फोटो लगाई है वो इसीलिए लगाई है कि ये वो फाइटर जेट हैं जिनको बहुत ही एडवांस माना जाता है। ये वो फाइटर जेट है जिसको भारत को बेचने की कोशिश ट्रंप कई बार कर चुके हैं कि हम 15E को आपके हिसाब से मोल्ड कर देंगे, हम ये कर देंगे, हमारा फाइटर जेट ये है। सारी ब्रांडिंग बिल्कुल बर्बाद करके रख दी। आज अमेरिकी हथियारों का जो मार्केट में धाक थी वो बहुत तेजी से गिरी है, चाहे वो थार्ड हो और चाहे आपको बता दूं इनके जो अभी सबसे बड़ा रडार जो उनका हुआ है जिसको अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपग्रेडेड अर्ली वार्निंग रडार। इसका मतलब होता है कि ये इतनी दूर से इतने पहले से आपको जानकारी दे देता है कि आपको उसके ऊपर पलटवार करने का पूरा मौका मिलता है। अब खिसेहाट देखिए, खिसेहाट कैसे मिलती है कि ट्रंप के अंदर सरकार के अंदर 2 गुट हैं। एक है मार्को रूबियो, उनका कहना है कि भाई इस युद्ध को ज़्यादा लंबा मत खींचो, अगर हम इस युद्ध को ज़्यादा लंबा खींचेंगे तो हमने जो टैरिफ से इतनी भयंकर कमाई की है वो ऐसे निकल जाएगी जैसे हाथ में से रेत निकल जाती। जब पानी के अंदर जाते हो ना तो आपको यहाँ कितनी भी कोशिश कर लो, पानी के अंदर अगर आप जाओगे
तो आपकी रेत हाथ में बचेगी नहीं, वो बह जाएगी। और यही स्थिति ये है कि ये युद्ध में कूद गए तो आपने जो टैरिफ से अरबों डॉलर खरबों डॉलर कमाए हैं और जिसकी चमक आपके लाल लाल चेहरे पे दिखाई दे रही थी, वो सफ़ेद हो जाएगा 2 मिनट में, पता नहीं चलेगा ये पैसा गया कहाँ। आप खुद फंस जाएगा, पूरा देश फंस जाएगा। और इसीलिए ट्रंप ने शुक्रवार को 20-25 पादरियों को बुलाया। पादरी रॉबर्ट और पादरी टॉम ने उनको स्पेशल कहते हैं दैवीय शक्तियां दी हैं कि सर देखिए कितना जरूरी था आपके लिए पूजा पाठ करना, आपको शायद बृहस्पति का शुक्र का व्रत भी रखो, हो सकता है व्रत बता दें वो उनको बैठ के कि इतने दिन पूजा करो। अगर यहाँ भारत में होते तो अब तक इनको 2-3 व्रत भी रखवा दिए होते। तो कुल मिला के स्थिति यह है कि ट्रंप बुरी तरीके से बौखला गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ईरान की इतनी पिटाई लगाने के बाद, इतना भीषण नुकसान पहुंचाने के बाद, इतने तीखे हमले करने के बाद ईरान दब क्यों नहीं रहा है। अब आप सुनिए, एक लेटेस्ट खबर ये आई है कि कुर्द फोर्सेस जो हैं, कुर्द के जो लड़ाके हैं, वहां पर जमीनी स्तर पर कुछ स्पेशल फोर्सेस अमेरिका की पहुंची हैं। ये अपुष्ट खबरें हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, ये अपुष्ट खबरें हैं। और ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के बहुत सारे बख्तरबंद गाड़ियां, जिसको लड़ाकू वाहन बोलते हैं, पूरे लश्कर के साथ वहां पे पहुंचना शुरू हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि ईरान ने जो अपनी तैयारी की थी उसका होमवर्क वास्तव में कमाल का था। इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी दुश्मन को आधा मार के मत छोड़ो। अगर इन्होंने जून 2025 में उसी वक्त ईरान से आर पार की जंग कर ली होती तो आज इनको इतने बुरे दिन नहीं पड़ते, इन पादरियों को अपने ऑफिस, ओवल ऑफिस में नहीं बुलाना पड़ता। लेकिन आप देखिए, मत इनकी भ्रष्ट थी। इजराइल की उस टाइम पिटाई हो रही थी तो इन्होंने 12 दिन में युद्ध को रुकवा दिया। वो 12 दिन आज भारी पड़ रहे हैं। वो 12 दिन में पिटने के बाद प्रचंड बन गया। उसने अपनी ऐसी ऐसी तैयारियां करी, ऐसे ऐसे अपनी वॉर स्ट्रेटेजी कहते हैं रणनीतियां बनाई हैं, जिसका मुकाबला अब इनको भारी पड़ रहा है। अब इनको लगता है कि ईरान जो है वो अकेले दम पर इतना नहीं कर सकता। तो ये बात बिल्कुल सही है। आप कौन से अपने अकेले दम पर कर रहे हो? आपके साथ कौन नहीं है? आपके पास जो मिडिल ईस्ट के लगभग 9 देशों में आपके पास अड्डे हैं। पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर अगर आपके पास देखा जाए तो 60 अड्डे हैं। वहाँ से आपने हर तरीके की अपनी हथियार इस्तेमाल करे। तो अकेला ईरान भी तो किसी न किसी, उसने भी तो अपने आप को इन्वेस्ट किया है। उसने भी तो अपने देश को वजूद पर लगाकर अपने शाहिद ड्रोन उठाकर रशिया को क्यों दिए कि आज मैं रशिया का हेल्प कर रहा हूं, कल को रशिया मेरी हेल्प करेगा। और यही अभी दुनिया भर में बहस चल रही थी कि भाई खामनेई, सुप्रीम लीडर खामनेई मार दिए गए, इतने इतने बड़े टॉप लीडर्स मार दिए गए, 200 से ज़्यादा कमांडर मार दिए गए, उसके बाद भी रशिया कुछ क्यों नहीं कर रहा है? रशिया मुंह से क्यों करेगा भाई? वो आके यहाँ बयानबाजी थोड़ी नहीं करेगा। बयानबाजी का युद्ध में कोई काम नहीं है। वहाँ सीधा है कि गोली दो और गोली सामने वाले को लगनी चाहिए। ये है जीत। ये नहीं है कि मैं मुंह से गोली मारता रहूँ और मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, आप हथियार ही नहीं दे रहे। तो यहाँ पे जो उसने हथियार दिया है वो दिया है सूचना का, खुफिया तंत्र का। और ये जो खुफिया तंत्र होता है, ये आप मान के चलिए कि एक जासूस जो होता है वो 1-1, 1.5 लाख सैनिकों को सफाया कर देता है। वर्ल्ड वॉर 2 में आपको ऐसी बहुत सारे कहानियां और किस्से सुनने को मिल जाएंगे कि एक जासूस कैसे कैसे पूरी पलटन को साफ कर देता है, कैसे लाखों सैनिकों की बर्बादी का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। और यहाँ पे तो आज की जो स्थिति है वो बहुत ही एडवांस हो चुकी है। अगर आप देखें तो युद्ध करते हुए, यूक्रेन युद्ध करते हुए रशिया को 4 साल पूरे हो चुके हैं, 5वां साल चल रहा है। तो अगर उसका एक्सपीरियंस आप देखेंगे, जो 4-5 साल से युद्ध कर रहा है वो गजब का है, उसका ही फायदा उसको मिल रहा है। अब आता है कि ये जो F-5 जेट गिरे हैं, ये कैसे गिरे और इसके ट्रैप में ये कैसे फंसा। इसके पीछे की 2 वजह बताई गई हैं। ऐसा दावा किया गया कि जब रूस ने खुफिया जानकारी दी ईरान को, तो उसने बोला है कि तुम्हें पहले अपने ड्रोन्स को भेजना है, उसके बाद जेट ड्रोन्स को भेजना है, उसके बाद आपको क्रूज मिसाइल को भेजना है, उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल को, और अगर जरूरत पड़ेगी तो हाइपरसोनिक मिसाइलों को आपको भेजना है। तो इससे क्या हुआ, जो उनके बीच जो पूरी टोटल दूरी थी, मान लो 1700 किलोमीटर है, तो उन्होंने बांट दिया कि तुमको हर थोड़ी थोड़ी देर पर इन चीज़ों को छोड़ना है। अब मैं आपको बता दूं कि ईरान के बारे में जो जानकारी है पब्लिक डोमेन में, उसके मुताबिक ईरान अगर कतर पे अटैक करता है तो वहां तक पहुंचने में एक ड्रोन को, एक जो शाहिद ड्रोन है 136, आपको बता दें जो शाहिद 136 ड्रोन है उसमें एक मोपेड टाइप का इंजन लगा होता है, मोपेड का ही इंजन लगता है, और वो होता है 2 स्ट्रोक, और जिसकी स्पीड होती है 185 से लेकर 200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उस हिसाब से उसको करीब कतर तक पहुंचने में, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, लगभग 8 से 9 घंटे लगते हैं। तो उसको 8-9 घंटे पहले छोड़ा गया, लेकिन वही बैलिस्टिक मिसाइल को वहां तक पहुंचने में लगते हैं 8 से 9 मिनट, वो 3 से 4 मिनट, उसको उस हिसाब से किया। और जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं उनके बारे में तो दावा किया जाता है कि 2-2.5 मिनट के अंदर वो पहुंच जाती हैं। तो इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन बनाया गया और उसके बाद जब वो अटैक किया गया, तो उससे क्या हुआ, जो इनका अर्ली वार्निंग सिस्टम थे और जो इनके आवास विमान उड़ रहे थे, जो
पल पल की जानकारी देते हैं। वो ये भी बताते हैं कि भाई F-18 हमारे आसपास हमारे इतने जहाज उड़ रहे हैं, वो यहाँ अटैक कर रहा है, तुम्हें यहाँ अटैक करना है। उसका काम ही ये है कि आपस में एक दूसरे पर फ्रेंडली फायर ना हो। यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हैप्पी फायर। हैप्पी फायर का मतलब होता है अरे यार मजाक मजाक में या ज़्यादा खुशी में कि हम जीत रहे हैं और अपने आपस में एक दूसरे पे गोली चला दी। इसको हैप्पी फायर भी बोलते हैं और फ्रेंडली फायर भी बोलते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब अवास्क ने जानकारी दी कि भाई ये है, तो उसमें भी गड़बड़ हो गया। उसने गलत जानकारी दे दी और बता दिया कि ये जो F-15E उड़ रहा है ये दुश्मन का कोई प्रोजेक्टाइल है जो बहुत तेजी से आ रहा है, और इसीलिए जो कुवैत में एयर डिफेंस तैनात थे उन्होंने सीधा हिट किया और F-15 नीचे आके गिरा। हालांकि ईरान का दावा है कि उसने खुद इसको गिराया है, शाहिद 238 जेट जो उसका ड्रोन है उससे गिराया। उसके बारे में बताया जाता है बड़ी स्पीड में चलता है और बहुत कारगर साबित हुआ, और अब निकाल के लेके आया है। तो ईरान जो दावे कर रहा है वो गलत नहीं कर रहा है। उसने क्या किया, इनका जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था उसको जैम कर दिया, उसको ओवरलोड कर दिया, इतने ज़्यादा मधुमक्खी वाले हमले किए, और वही वजह है कि अमेरिका को इतनी घातक चोट उठानी पड़ी। अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करें तो तेल अवीव के अंदर अब जो इजराइल ने अटैक चालू किए हैं वो किए हैं क्लस्टर बम से। अब क्लस्टर बम के बारे में आप जान लीजिए, क्लस्टर बम से क्यों किए हैं। उसका कारण है, जब कोई एक मिसाइल आती है, खुर्रम शहर जैसी मिसाइल है, तो उसके अंदर एक 1400-1500 का पेलोड का एक भारी धमाके वाला बारूद लगा होता है, जिसको हम बोलते हैं ना कि भाई इसका पेलोड कितना है। तो वो जब धमाका करता है तो उससे बहुत भयानक नुकसान होता है, ये तो बात तय है। लेकिन उसके संग एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि जब इजराइल का एयर डिफेंस एरो या आयरन डोम कोई भी जाके उसको हिट करता है तो उसके में क्या होता है, वो पूरी मिसाइल जो होती है वो तबाह हो जाती है, और जब वो नीचे आके गिरती है तो वो वैसा नुकसान नहीं होता है जैसा होना चाहिए। लेकिन अब इसने क्या किया है, जो क्लस्टर बम वाली मिसाइलें हैं उसका इस्तेमाल करने से क्या हुआ कि या तो वो उसको पकड़ ही नहीं पाएंगे, अगर मान लो उन्होंने उसको हिट भी कर दिया तो जब वो फटेगी तो वो जो क्लस्टर बम है उसका जो कम से कम वजन होता है वो 1 से 2 किलो के बीच में एक क्लस्टर बम का वजन रखा जाता है, और वो कम से कम 100 से 90 की तादाद में एक मिसाइल के अंदर होते हैं, और वो लगभग 8 किलोमीटर के एरिया में कारपेट बॉम्बिंग कर देते हैं या फैल जाते हैं। तो 8 किलोमीटर के एरिया में एक मिसाइल कहते हैं ना धुआं निकाल के रख देती है, जबकि खुर्रम शहर जैसी जो मिसाइल है वो आधे किलोमीटर के अंदर तो विनाश कर देगी। लेकिन जो इम्पैक्ट पड़ता है ना मानसिक और मनोवैज्ञानिक युद्ध का, वो क्लस्टर बम से कमाल का पड़ता है। इसीलिए ईरान ने अब क्लस्टर बम इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। इजराइल के तेल अवीव की आपने तस्वीरें देखी होंगी, ऐसा लग रहा है कि ऊपर से शोले गिर रहे हैं, शोले गिर रहे हैं, कयामत के शोले गिर रहे हैं, और तेल अवीव में एक भी एयर डिफेंस उसको नहीं मारने के लिए उड़ रहा है। उसको पता है कि हमारा जो करोड़ों रुपए का एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी जो मिसाइलें हैं वो तबाह हो जाएंगी, इसलिए क्लस्टर बम के खिलाफ सही से एयर डिफेंस इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा है। और उसकी वजह यही है कि वो अलग अलग छितरे हुए अंगूर के गुच्छे की तरह आके बॉम्ब्स नीचे आके गिर रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा जो डर है वो तेल अवीव को ये है कि अगर ईरान ने अगले 4-5 दिन तक जंग को और खींचा और रशिया से मदद मिल गई और चीन से मदद मिल गई, तब हम क्या करेंगे। तो आप याद रखिएगा कि इजराइल अपने आप को बचाने के लिए अमेरिका को पिटवा देगा। मोसाद का कोई ठीक नहीं कब कहाँ पे क्या डबल डिच कर जाए, क्योंकि आपको मैं बता दूं मोसाद के बारे में ये खुद जानकारी है कि अमेरिका के अंदर अगर सबसे बड़े किसी के अड्डे हैं, जासूसी अड्डे हैं, तो वो मोसाद के हैं। और मोसाद के पास अमेरिका की कहते हैं ना जो तोते वाली जान होती है, पिंजरे में तोते वाली जान, वो मोसाद के ही पास है और किसी के पास नहीं पूरी दुनिया में। तो इस वक्त जो युद्ध चल रहा है उसमें कोई किसी का सगा नहीं है, सब अपना अपना फ़ायदा देख रहे हैं। रशिया ने मौके पर चौका मार दिया है, खामनी चले गए हैं, लेकिन पुतिन एक तरीके से ईरान के पहरेदार बन के आ गए हैं। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो खामनी साहब गए हैं उनकी जगह अब जो पुतिन की एंट्री हुई है वो बड़ी ही विनाशक हो सकती है। अगर जिनपिंग ने अपनी आधी खुली आंखों से अगर थोड़ा भी इशारा कर दिया कि मैं भी इस युद्ध में शामिल हूं, तो आप मान के चलिए कि ट्रंप साहब इस टेबल से उठ नहीं पाएंगे, रोज प्रार्थना करेंगे कि भगवान मुझे किसी तरीके से बचा लो। और मैं एक चीज़ आपको आखिरी में बोलता हुआ जा रहा हूं, ट्रंप ने दावा किया था कि मैंने दुनिया के 7 से 8 महायुद्धों को रोका है। अब आप याद रखिएगा, इन शब्दों को याद रखिएगा कि अब ट्रंप कहेंगे कि पुतिन ने मेरा युद्ध रुकवाया है, और दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध अगर कोई रुकवा सकता है तो वो पुतिन है। अगर ईरान युद्ध से अमेरिका को कोई बाहर निकलवा सकता है तो वो पुतिन होंगे, ना कि ट्रंप। अब ट्रंप फंस चुके हैं, उन्हें पादरियों की जरूरत पड़ रही है, वहां पटाखे फोड़ रहा है ईरान। अब देखना होगा कि अगले 24 से 26 घंटे के अंदर और कौन कौन सी बड़ी खबरें हमारे सामने आती हैं। कुल मिलाकर आप ये मान के चलिए ये ईरान की तबाही का युद्ध हो रहा है, लेकिन इसमें तबाह कम से कम दुनिया के 14 से 15 देश जरूर होंगे, ये निश्चित है। क्योंकि यहाँ पर जो इजराइल के न्यूक्लियर प्लांट है वो मैंने आपको कल भी बताया था, वो प्राइम टारगेट बन चुके हैं। और ये देखिएगा ब्रह्मास्त्र साबित होगा ईरान के लिए। और निश्चित रूप से अगर ऐसा कोई भी अटैक होगा तो आप याद रखिएगा उसके पीछे रूस
और चीन की भरपूर मदद होगी। तो इसलिए अब उन खबरों पर विराम लगेगा कि जो लोग कहते थे कि ईरान के साथ रूस गद्दारी कर रहा है, नहीं, ईरान के साथ रूस वफादारी दिखा रहा है और वो अपने कर्ज, जो उसने कर्ज लिया था शाही ड्रोन के रूप में, उसको उतार रहा है। अब जो भी बड़ा डेवलपमेंट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। और मेरी आपसे कहते हैं हाथ जोड़कर विनती है कि इन टिप्पणियों पर अपनी टिप्पणी जरूर करिए और आप अंदाज़ा लगाइए कि आगे का युद्ध कैसा होगा। आपके हिसाब से अगले 24 से 26 घंटे के अंदर क्या हो सकता है, इसकी आप कमेंट्स के ऊपर लिखिए। इसको पढ़ने से हमें एक नया एंगल देखने को मिलता है और हमें पता चलता है कि हमारे जो दर्शक हैं वो वॉर को लेकर कितने जागरूक हैं। धन्यवाद।